गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे आपकी हिंदी विषय अध्यापिका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानेंगे, इस पाठ की लेखिका के बारे में जानेंगे, फिर इस पाठ को पढ़ते हुए पाठ में आए कठिन शब्दों को अर्थ को जानते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। पाठ 2 बचपन हिंदी की विधा संस्मरण है, यानी लेखक के पुरानी यादों का संकलन है। इस संस्मरण की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, यानी इस पाठ में कृष्णा सोबती ने अपनी बचपन की यादों को उकेरा है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ था। वे हिंदी की आख्यायिका यानी फिक्शंस की लेखिका हैं। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्णा सोबती की भाषा देश व वातावरण से पूरी तरह संबंधित है। उनकी प्रमुख रचनाएं मित्रों मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़ आदि हैं। मित्रों मरजानी की बेबाक व सीधे तीर की समान चोट करने वाली भाषा ने हिंदी पाठकों का ध्यान खींचा है। हर लेखक की अपनी शैली होती है और वह उस भाषा को खास अंदाज में बरतती है, जो बाद में उसी की खास पहचान बन जाता है। कृष्णा सोबती का भी जिंदगी को देखने, बूझने का और उसे बयान करने का एक फक्कड़ तरीका है। इस संस्मरण में भी उन्होंने अपने बचपन को बताया है और बचपन के समय की बातों को याद करते हुए वह अपने हमें उस समय में ले जाती है। उनकी भाषा में कई अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बचपन पाठ में ले जाती हुई वह शुरुआत में अपने आप को बहुत बड़ा मानती है और हमें बता रही है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो संस्मरण की शुरुआत ही उन्होंने अपने आप को बड़ा मानते हुए की है और वो अपने बचपन की यादों में हमें ले जा रही है और वो बता रही है कि वो इतनी बड़ी है कि वो तुम्हारी दादी भी हो सकती है, हमारी नानी भी हो सकती है और बड़ी बुआ और मौसी। परिवार में सभी लोग उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी अभी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो उनका जो जन्म है या उनका जो समय है वह पिछली शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी में रहा है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। दशक यानी 10 वर्ष का जो समय है, 10 वर्ष का जो पीरियड होता है उसे दशक कहते हैं और इससे पूर्व आया है शताब्दी। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय। पहले फ्रॉक, फ्रिल निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि वो अब उम्र में अपने आप को सयाना महसूस करने लगी है। इसका एक कारण उन्होंने बताया, हो सकता है इसका कारण ये है कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी 20वीं शताब्दी में। और ये कहानी
लेखिका के परिचय में ही मैंने आपको बताया है कि उनका जन्म 1925 में हुआ था। उन्होंने पहनने ओढ़ने में भी उनके काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले वो गहरे रंग पहना करती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वो है हल्के रंग पसंद करने लगी है। प्रायः वो है सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करती है। उन्होंने पिछले दशकों में कई तरह की पोशाकें पहनी हैं, क्योंकि जो है पोशाक का जो प्रचलन परिवर्तित होता रहता है। पहले वो फ्रॉक पहना करती थी, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। कृष्णा सोबती अपने बचपन के कपड़ों को याद करते हुए कहती है कि उन्हें कुछ फ्रॉक तो अभी भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन्हें एक एक चीज़ बारीकी से देखिए, इसके अंदर बताया गया इस पैराग्राफ में। पूरी फ्रॉक को हमारे सामने एक बिंब के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि वह किस तरह से हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक है, यानी जिसके अंदर लाइन है, उसकी गोल कॉलर है, बाजू पर भी गोल कफ है, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक जिसके अंदर चुन्नटें हैं, घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर। इस तरह से अगर कोई चित्रकार चाहे तो इन शब्दों की सहायता से एक चित्र भी प्रस्तुत कर सकता है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने का प्रचलन था और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में कलरफुल रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी। उन्हें एक और फ्रॉक याद आ रही है जो लेमन कलर की है, लेमन यानी नींबू के रंग की, और वो बड़े प्लेटों वाला, प्लेट उसके अंदर बड़े बड़े हैं, वो गर्म फ्रॉक है जिसके नीचे फर टकी, यानी उन्हें वह सर्दियों में पहना करती थी। फ्रॉक के बाद उन्हें अब अपने ट्यूनिक याद आ गए हैं। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। चॉकलेट का, जैसे चॉकलेट सब बच्चों को पसंद है, चॉकलेट का रंग कैसा होता है? डार्क ब्राउन, है ना। तो चॉकलेट के रंग का और अंदर की कोटी प्याजी कलर की, प्याज का रंग जो होता है उसके रंग की उन्होंने कोटी पहनी थी। एक दूसरा जो ट्यूनिक है वह है ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ग्रे कलर की ट्यूनिक थी और सफ़ेद उसमें कोटी हुआ करती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें फ्रॉक और ट्यूनिक ही नहीं बल्कि मोजे और स्टॉकिंग भी याद आ गए हैं। बचपन की एक किस्सा उन्होंने बताया है अगले पैराग्राफ में। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में कृष्णा सोबती के घर के अंदर इस प्रकार का नियम था कि मोजे जो थे वो खुद ही धोने पड़ते थे। ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ काम करने के लिए सहायक लोग नहीं थे, नौकर या नौकरानी नहीं थे, लेकिन उनको नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार यानी रविवार। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह बच्चे क्या करते थे, वे सबसे पहले सॉक्स धोते थे, अपने मोजे धोते थे और अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब तो जूते के जो है मटेरियल कितना चेंज हो गया है, आप कपड़े से साफ़ करो तो भी हो जाते हैं, लेकिन पहले जूतों को पॉलिश से चमकाया जाता था, फिर उसके ऊपर कपड़ा रगड़ा जाता था। यानी वो मैं उस समय के बचपन, उस समय के समय देश काल की परिस्थितियों से हमें रूबरू करवा रहा है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। आइए अब इस पैराग्राफ में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हमें पता चलेगी।
सर्वर ये जो है ये पत्रकार भी हो सकते हैं या जिनसे वह पत्र लिखकर बात कर रही हैं, यह भी हो सकता है। इसके बारे में संस्मरण में कहीं भी हमें जानकारी नहीं मिलती कि सर्वर कौन है। सर्वर को संबोधित करते हुए वह कह रही हैं, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। उन्हें बचपन की जब चीज़ें याद आ रही है तो उन्हें वह बता रही हैं कि उन्हें बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, अब नए नए प्रकार के जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी वो जूते के इस प्रकार के हुआ करते थे कि जब भी नए जूते पहनते थे वो उनमें छाले हो जाते थे पाँव में। और लंबी सैर करने से पहले सभी लोग जो थे अपने साथ रुई जरूर रखते ताकि जूता लग जाए, यानी जूते से अगर कोई छाला हो जाए तो रुई मोजे के अंदर लगाकर जो है उससे आराम पहुंचता था। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। फ़र्क यानी अंतर हो चुका है। आपके यानी जो पढ़ रहे हैं हम आप लोग हमारे बचपन में और कृष्णा शोभदी के बचपन में हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। हर शनिचर को ऑलिव ऑयल उनको पीना था और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, यानी जैतून का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, हमें अगर कच्चा तेल पीना पड़े तो कितना मुश्किल लगती है ना। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी शनिवार को ही उन्हें सुबह से ही, जब पीने की बात अलग है, सुबह सुबह ही उन्हें उसकी नाक में गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही उन्हें मितली यानी उल्टी आने लगती। ये गिलास जो है, गिलास ऐसे होते हैं जैसे आपकी जो पीने की दवाई होती है उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है उस पर आप गौर करेंगे तो अब तो प्लास्टिक के आने लगे हैं, उसके ऊपर भी ठीक ठीक प्रकार के जो है निशान बने होते हैं ताकि इससे खुराक सही से ले पाएँ। 2.5 ml, 5 ml इस तरह से निशान होते हैं। वैसे ही शीशे के गिलास आया करते थे पहले, और जिन्हें देखकर उन्हें उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। उन्हें लगता है कि अगर हम वह दवा नहीं पीते, शनिवारी दवा यानी कैस्टर ऑयल और जैतून का ये जो तेल है, तो भी उनकी तबीयत बिगड़ने वाली नहीं थी, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ यानी रुचियाँ, इंटरेस्ट हमारा। अब वो हमें यह बताने वाली है कि उनके समय में और हमारे समय में कितनी दूरी है। हमें भी ये जानने के लिए बड़ा ही उत्साह पैदा हो रहा है कि ऐसा क्या अंतर आ गया है। चलिए, इस पैराग्राफ में वह बताया गया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हम में से कुछ लोगों ने तो ग्रामोफोन देखे ही नहीं होंगे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब तो रेडियो का भी प्रचलन कम हो गया है। टेलीविज़न हम देखते हैं, अब तो हम लोग क्या देखते हैं, मोबाइल है ना, हमारे लिए मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप है। तो ग्रामोफोन और रेडियो तो उस समय की बात है, पिछली शताब्दी की। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो कुल्फ़ी कृष्णा शोभती खाया करती थी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में। उन्होंने खान पान के तरीक़ों में भी बताया है कितना परिवर्तन आ गया है। उनके बचपन की जो कुल्फ़ी है आइसक्रीम बन गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए हैं, और अगर मैं कहूँ तो अब तो हम सैंडविच और जो है पिज़्ज़ा पर पहुँच गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत जो पहले ये पेय पदार्थ थे अब कोक, पेप्सी, लेमनेड में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। उन दिनों पीने के लिए जो पेय पदार्थ मिला करता था वो कोक नहीं था, लेमनेड था और विमटो मिला करता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाले होते।
उन्होंने बताया क्योंकि कृष्णा सोबती का बचपन शिमला में गुजरा है, तो उन्होंने बताया शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों, यानी वहाँ के जो है लोग उनके बच्चों को वेंगर्स और डेवी को इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बच्चों में उनकी ड्यूटी लगी होती थी कि प्रतिदिन कौन ब्राउन ब्रेड लेकर आएगा। वे जाकर शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर आते। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। उन्हें अपने बचपन के जो है आसपास की जगहों का भी याद आ रही है और हमें वो बता रही है कि छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, वहाँ से वापस एक उतराई उतरते और मॉल पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर, यानी जहाँ पर आपके ब्रेड और ये मिलते हैं, वहाँ पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। वहाँ पर जाते ही पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उन्हें आने लगती, जो उनकी मनपसंद थी। मन भावनी यानी मनपसंद, मन को अच्छी लगने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उस समय आपने देखा उनके घर के कई नियम हैं। हमें बताया गया है कि शनिवार को जो है उनको कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। रविवार को वे स्वयं जूते जो है पॉलिश करते थे और मोजे खुद धोने पड़ते थे। बच्चों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और हफ्ते में उन्हें एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी हर परिवार के कुछ न कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। हमारे भी समय में भी होंगे, हो सकते हैं कुछ हर घरों में चेंज हो। तो हमें ये बताया गया है कृष्णा सोबती के घर के जो है उनके नियम से हमें वो रूबरू करवा रही है। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। सबसे ज़्यादा जो है वही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रखती थी, यानी बचा कर रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, यानी जहाँ पढ़ाई करती थी या जो उनका पलंग है, बेड है, उसके नज़दीक साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। आपकी भी कोई मनपसंद चीज़ को खाने का एक तरीका अलग होता होगा। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। अब उन्हें शिमला के काफ़ल भी याद आ गए हैं, कुछ फल याद आ गए हैं जो कैसे हैं, स्वाद बता रही है वो हमें, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, रंग है उनका लाल, कुछ गुलाबी, रस भरे कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, एक चेस्टनट एक और फल का नाम बताया है, एक और गजब की चीज़। आग पर भुने जाते और छिलके उतार कर मुँह में, उनको खाने का तरीका बताया उन्होंने। आग पर भुनने के बाद में उनके छिलके उतार कर मुँह में खाया जाता है। ऐसी एक चीज़ आप भी बताइए। हाँ, आप सोच रहे होंगे, है ना। ऐसा ही एक और फल जो है, जो हम चीज़ें खाते हैं, वो है मूंगफली। उसको गर्म किया जाता है, आग पे भुना जाता है, फिर उनके भी हम छिलके उतार के खाते हैं। कितना स्वादिष्ट लगता है वो, है ना। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, अनार का जो दाना होता है उससे चूर्ण बनाया जाता है। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो है, जो तब भी थी वह अब भी नज़र आती है। अब हमारे और उनके बचपन के जो अंतर के बाद अब उन्होंने बताया है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस शताब्दी में भी थी और अभी भी है, जैसे कि चना जोर गरम। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। अभी भी वह अखबार की पुड़िया में या पुराने कागज़ों में डाल कर दिया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। देखिए कितने सुंदर तरीक़ों से शब्दों से उन्होंने एक कोन का जो है चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है शब्दों से। नीचे तिरछी से लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना था, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अभी भी हमारे कोई ऐसा फेमस गाना होता है तो हम सब याद करते हैं, बच्चे से गुनगुनाते रहते हैं। उस समय उन्होंने बताया स्कूल का जो है हर बच्चे को जो गाना आता था वह था चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरुकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती, खाते रहते। और मसाला सबकी पसंद अलग अलग होती है, कोई तेज़ मसाला बुरुकवा देता।
एक एक चना पपड़ी मुंह में डाल दें और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। उन्होंने अपने बचपन में इतनी खो गई है कृष्णा सोबती कि घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने का जो है, गिरजा मैदान तक जाने के लिए किस प्रकार से कदम उठाती थी, उन्हें वह भी याद आ गई है। छुटपन में कितना अच्छा शब्द आया, छुटपन यानी छोटापन। जब वो बच्ची थी उस समय सयानापन की बात नहीं है, ये छुटपन की बात है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, घोड़ों को वो कुछ कम समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननियाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननियाल में जहाँ वो रहती है उनके घोड़े तो बहुत खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत होते हैं, उनकी बात वो कभी और बताएगी, किसी और संस्करण में बताएगी। उन्होंने केवल उनका जिक्र करके छोड़ दिया है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पेड़, कोई किस तरह से देखिए जैसे आपके सामने कोई सीनरी प्रस्तुत की गई हो, एक सुंदर सा चित्र बनाया गया हो। शाम का समय है, रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पेड़, ऊंचा सा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। गूंज यानी उसकी तेज़ आवाज़। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, यानी भगवान जो है यहाँ पर यीशु जो बताया गया चर्च के अंदर, उनकी आवाज़ स्वयं को वो कुछ कह रहे हैं। कितना सुंदर तरीका है जो है शब्दों से उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो हमारी मन संवेदनाओं तक को छू जाता है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारे आंखों के सामने कितना सुंदर बिंब दिखाई दे रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ, आकाश में गुलाबी सुनहरी धारियाँ हैं, क्योंकि सूर्यास्त जब हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है आकाश पर दिखाई दे रहा है। नीले आसमान पर फैल रही है, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी जब शाम हो जाती है, अंधेरा गहराने लगता है, उससे पहले ही लाइट्स लग जाती हैं, यानी बत्तियां जल जाती हैं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहें। रिज एक स्थान का नाम है, उसकी रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना। रात को जब बत्तियां लगने लग जाती है तो सड़क का, मॉल का और बाज़ार का नज़ारा ही अलग होता है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, स्कैंडल पॉइंट एक लोगों के घूमने का स्थान है, वहाँ पर भीड़ से उभरता कोलाहल यानी आवाज़, शोर, सर्वर। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब वहाँ पे स्कैंडल पॉइंट के बताते हुए उनको दुकान याद आ गई है, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिस शोरूम के बाहर किसका मॉडल बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन का। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, वहाँ पर एक पटरियाँ भी रखी हुई है, उस पर खड़ी जो है छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन भी दिखाई दे रही है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन भी बनाया हुआ है और सामने सिग्नल देता हुआ खंभा यानी पिलर, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। कितना सुंदर जो है मॉडल है ये। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिले। उन्होंने बताया शिमला कालका ट्रेन जो थी पिछली सदी की सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। अभी तो हम बुलेट ट्रेन है, कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते हैं। पहले जब कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलते तो वो कौतूहल का विषय थे। अभी भी कई गांवों में जब हवाई जहाज़ निकलते हैं तो हमारे उत्सुकता को वह खींच लेते हैं अनायासी। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गया। एक तरफ से दिखाई देता और दूसरी तरफ से वह गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। स्कैंडल पॉइंट पर उन्हें एक दुकान पहले याद आई थी, शोरूम जहाँ शिमला और कालका जो है तेज़ रफ्तार वाली, यह शिमला कालका जो ट्रेन है उसका मॉडल उन्हें याद आ गया, उसकी दुकान याद आ गई। अब उन्हें उसके नज़दीक एक और दुकान याद आ गई जहाँ उनका पहला चश्मा बना था। वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा,
छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक यानी चश्मा, दूध पिया कर। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जब भी कोई छोटे बड़े लोग उनको देखते चेहरे पर चश्मा लगाए हुए तो कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि उस समय चश्मा हर कोई नहीं लगाता था। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर साहब ने कृष्णा सोबती को कहा था, वही चीज़ वो वापस दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, पूरा उन्हें बताया था कि चश्मा लगाओगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा और नंबर कम होते रहे, विज़न जो है धीरे धीरे कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार। अब इसके लिए भी वो कृष्णा सोबती कारण बता रही है कि इसका कारण क्या है। वो अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए बताया है अगली पंक्तियों में कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में पढ़ाई करते हैं तो टेबल लैंप के सामने अगर पढ़ेंगे तो चश्मा ही लगेगा। हाँ, अब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा था। उन्हें बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। उनके चचेरे भाई ने उन्हें चश्मा पहने हुए देखकर छेड़ा था। देखो देखो कैसी लग रही है। यहाँ देखिए कृष्णा सोबती का चश्मा लगाया हुआ एक चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। कितनी सुंदर तुकबंदी की है। बच्चे कई बार अनायास ही खेल खेल में सुंदर सी रचनाएं कर देते हैं। मैं खींची, वह खींच गई। उन्हें गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। शेर यानी यहाँ पे लॉयन की बात नहीं हो रही, शेर और शायरी वाली कुछ जो पंक्तियाँ उसके चचेरे भाई ने बनाई हैं उसकी बात हो रही है। उन्होंने कहा यह शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। दर्पण के सामने, कांच के सामने कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, जब उन आपके भाई बहन आपको जब इस उम्र में छेड़ते हैं तो आपको लगता है कि सच में चश्मा या जिस चीज़ के लिए छेड़ रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, अपने आप को देखा। ऐनक उतार के देखती, पहन के देखती, फिर उतारती, फिर देखती और खुद ही बोलने लगी, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब भी कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब चश्मा हम लगाने लग जाते हैं तो वही चश्मा जो है हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है और उसके बगैर चेहरा हमें खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वो टोपा भी उन्हें याद आ गया है, वो काली फ्रेम का चश्मा उन्हें याद आ गया है, लंगूर की सूरत कहने वाला भाई और वह शेर भी उन्हें याद आ गया है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। अब उन्होंने ये भी बताया कि अब के समय में उन्हें क्या समय में पसंद है, सिर पर टोपी लगाना पसंद है। वो भी उन्होंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी। सहज यानी बिल्कुल सिंपल, सहल सरल, सुबीते जिसमें सुंदर दिखाई देने वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इस प्रकार उन्होंने अपने संस्मरण में हमें शिमला के सभी स्थानों का, उनके बचपन की घटनाओं के बारे में सुंदर तरीके से बता दिया है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको इस पाठ पढ़ने में और इसका आनंद लेने में सहायक साबित होगा। धन्यवाद।